आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चरण सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वो अपनी जमीन पर खेती करता था। खेतों में जो भी पैदावार पैदा होती, उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी जैसे दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। चरण सिंह के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। यह देखकर चरण सिंह की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने के लिए गया, जिनके पास बैलों की 3-3 जोड़ी थी, किंतु किसी ने भी चरण सिंह की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने चरण सिंह को खरी खोटी सुनाकर और यह कहकर अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि बराबरी वालों की हालत उसे बेहतर कहाँ थी। भला वह उसकी क्या मदद करते। चिंता के मारे चरण सिंह ने भोजन करना छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं गई और वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आप चाहे तो एक नई जोड़ी बैलों की खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बिन सिर पैर की बातें सुनकर चरण सिंह खींच गया और उसे डांटते हुए कहने लगा, बिटिया, तुम यह कैसी बातें करती हो। यहाँ खाने को रोटी तो है नहीं, तो भला बैलों की नई जोड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ। पिता की नाराजगी का बुरा ना मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी, मेरी मानो तो आप हमारे महाराज सूर्य प्रताप के पास जाइए। वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो अपने दरबार में आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी अवश्य ही महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई और वह कहने लगा, बेटी, तुम ठीक कहती हो। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से इस बारे में सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु और गरीबों की सहायता करने वाले व्यक्ति हैं। मैं अवश्य ही कल राज दरबार में जाकर महाराज से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चरण सिंह तैयार हुआ और वह राज दरबार के लिए निकल गया। जब वह राज दरबार में महाराज के सामने पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है। महाराज, मैं दीनापुर गांव का रहने वाला किसान चरण सिंह हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज ने कहा, चरण सिंह, मुझे तुम्हारी सहायता करने में प्रसन्नता होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहूंगा। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में भी दूंगा, और इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या, कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो। साथ ही साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। कहो, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे। महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर चरण सिंह कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ। मैं केवल खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूँ, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से ही पूछकर बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है चरण सिंह, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर वह उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य दी ही जाएंगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी का रिश्ता 3 जगह से आया। एक जगह से शादी का रिश्ता उसकी माँ ने स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उस लड़की की शादी का रिश्ता उसके भाई ने स्वीकार कर लिया। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन
तीनों जगहों से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश इस रात को लड़की को सांप ने काट खाया, जिसके कारण वह मर गई। जो 3 लड़के उस लड़की को ब्याहने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरे लड़के ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया और तीसरे लड़के ने देवी माँ की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से अस्थियां इकट्ठी करके लड़की को फिर से जीवित कर दिया। तुम्हें बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर चरण सिंह कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद चरण सिंह वापस अपने घर लौट गया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि 3 लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के, उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया था, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। बचा तीसरा लड़का, जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था, वही दूल्हा बनना चाहिए, वही उसका पति होगा, उसी को लड़की मिलनी चाहिए। चरण सिंह उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहराया। महाराज यह उत्तर सुनकर अचंभित रह गए और वो चरण सिंह और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को बुलवाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली चरण सिंह को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर चरण सिंह जैसे ही अपने घर की तरफ लौटने लगा, तब कुछ सोचते हुए महाराज ने चरण सिंह को आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगे, चरण सिंह, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान चरण सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू उतर आए और वह कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके। कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली। तब महाराज कहने लगे, चरण सिंह, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। महाराज की यह बात सुनकर चरण सिंह हैरान रह गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात चरण सिंह को बताते हुए कहा, चरण सिंह, हमारा बेटा जो कि बहुत ही मन चला है, उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी और काम में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बन जाए तो अवश्य ही वह भी सुधर जाएगा। चरण सिंह, तुम अब किसी भी बात की चिंता मत करो। घर जाकर बेटी के विवाह की तैयारी करो। विवाह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। चरण सिंह के तो मानो जैसे भाग जाग गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह प्रसन्न होकर बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे सूरजभान ने जब यह खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बेटी की अक्लमंदी से प्रभावित होकर उस लड़की से तय कर दिया है, तो मन ही मन वह बहुत ही क्रोधित होने लगा। असल में वो यह विवाह करने के पक्ष में नहीं था। अपने पिता की बात वह टाल नहीं सकता था, किंतु मन ही मन उसने चरण सिंह की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम राधिका था, उससे बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी भी तरह से टल नहीं सकता, किंतु वह राधिका की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन वह तंग आकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ राधिका के पिता चरण सिंह को राजकुमार सूरजभान के इरादों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि सूरजभान मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने राधिका को सारी बात बता दी और उसे समझाते हुए कहने लगा, बेटी, तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है और तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो, उसके साथ विवाह करने से मना कर सकती हो।
इसका जो भी परिणाम होगा वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राधिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वह मुझे राजमहल में होने वाली हर बात की जानकारी देती रहेगी। इसलिए मैं राजकुमार सूरजभान की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर चरण सिंह भी समझ चुका था कि उसकी बेटी इस विवाह से पीछे हटना नहीं चाहती। अगले ही दिन राधिका की सहेली जो महल में दासी का काम करती थी, उसने आकर यह खबर दी कि राजकुमार सूरजभान महल में एक कुआं खुदवा रहे हैं। जब राधिका को यह खबर मिली तो वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र रचने वाला है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवा दी जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खुदे हुए कुएं से होकर एक सुरंग राधिका के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ राधिका को थी, राजकुमार सूरजभान को नहीं। कुछ दिनों के पश्चात ही राधिका और सूरजभान की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार सूरजभान, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं यह महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। इसलिए कल तुम्हारा राज तिलक करने के बाद मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले दिन महाराज राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर निकल गए। पिता के घर से जाते ही राजकुमार सूरजभान के तेवर बदल गए। उसने फौरन राधिका को कुएं में डालने का आदेश दे दिया। उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूं तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई 2 संतानें होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इस कुएं में रहना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए रोज कुएं में भोजन भिजवा दिया जाए। सूरजभान देश भ्रमण के लिए निकल गया तो इधर राधिका कुएं की सुरंग से होते हुए अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह से महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूँ। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर राधिका अपने पति यानी सूरजभान का पीछा करने लगी। राजकुमार सूरजभान जिस नगर में ठहरा, उसी नगर में उसी के घर के सामने राधिका ने एक मकान किराए पर ले लिया और वो एक फूल बेचने वाली का वेश बनाकर वहां रहने लगी। राजकुमार सूरजभान जब अपने घर से निकलता तो उस फूल वाली को देखता और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। धीरे धीरे वह उस पर मोहित होता गया, उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा। समय व्यतीत हुआ और इसी बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन सूरजभान ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम यह 20,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, ये इन बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। यह कहकर सूरजभान वहां से अपने राजमहल की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ राधिका भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक बंद बग्घी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते अपने पुत्रों के साथ कुएं में जा बैठी। इधर सूरजभान रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता मिलाता कुछ दिनों के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल में पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा तो नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कुएं में से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती हैं। सूरजभान ने हैरान होकर कहा, वह किस लिए? महाराज, वो कहती हैं कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरता, तो फिर हम तो 3 प्राणी हैं, तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था
वह कहने लगा कि कुएं में तो वह सिर्फ राधिका को छोड़कर गया था, तो फिर यह बाकी के 2 प्राणी कौन हैं और कहां से आ गए। उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह इस कुलक्षणी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें यह आदेश दिया कि जैसे मैं इशारा करूं तो कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर राधिका को आदेश दिया कि वो बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। रस्सी जब ऊपर खींची गई तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर राधिका के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। सूरजभान को लगा कि उसने उन बच्चों को कहीं देखा है, किंतु फिर उसे यह अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में राधिका से पूछा कि यह बच्चे किसके हैं। राधिका ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे? हाँ स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। यह कहते हुए राधिका ने 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सूरजभान के सामने रख दी, जो थैली सूरजभान ने फूल वाली को दी थी। और फिर राधिका ने सारा किस्सा ज्यों का त्यों सूरजभान को सुना दिया कि किस प्रकार वो सुरंग के रास्ते अपने घर गई, उसका पीछा किया और फिर एक फूल बेचने वाली का वेश धारण करके सूरजभान के साथ प्रेम संबंध बनाया। उसी से यह दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद उसने राधिका की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगा, सच राधिका, मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह बिल्कुल सच ही था, और मैं आभारी हूं कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार सूरजभान ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और राधिका के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।